नमस्कार, स्वागत है आपका फिफाना हिंदी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और इस क्लास में अपन पढ़ रहे थे बाल विकास। बाल विकास में कल की क्लास में अपनों ने सेकंड यूनिट का पहला टॉपिक व्यक्तिगत विभिन्नता कंप्लीट किया और आज अपन एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जो बहुत ही रुचिकर टॉपिक कहा जा सकता है। कौन सा? व्यक्तित्व। तो देखते हैं व्यक्तित्व में कौन कौन सी चीजें अपने को पढ़नी है और व्यक्तित्व को किस रूप में परिभाषित किया जा सकता है। तो आज की क्लास में अपन पढ़ेंगे व्यक्तित्व। व्यक्तित्व है क्या? तो देखिए, व्यक्तित्व को यदि अपन परिभाषित करें तो यह शब्द जो है, व्यक्तित्व शब्द जो है वो अंग्रेजी के पर्सनैलिटी शब्द का हिंदी रूपांतरण है। पर्सनैलिटी शब्द का हिंदी रूपांतरण ये शब्द माना जाता है। हिंदी रूपांतरण ये माना जाता है। तो ये जो पर्सनैलिटी शब्द है ये किससे बना है? तो देखिए, ये लैटिन शब्द से बना है। और यहाँ पर व्यक्तित्व टॉपिक में ये इतनी सी बात ही अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है कि भाई पर्सनैलिटी है वो लैटिन की कौन से शब्द से बना है। इस प्रकार से भी प्रश्न पूछा गया है कि पर्सनैलिटी जिस शब्द से बना है वो शब्द कौन सी भाषा का है। तो यहाँ पर व्यक्तित्व टॉपिक बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से। तो यहाँ पर अपन देखते हैं कि ये जो शब्द है वो लैटिन शब्द किससे? पर्सोना से, पर्सोना से बना है, जिसे अपन यूं लिख सकते हैं, पर्सोना। तो सबसे पहली बात, लैटिन शब्द पर्सोना से बना पर्सनैलिटी और पर्सनैलिटी से बना क्या? व्यक्तित्व। अब ये जो पर्सोना शब्द है, लैटिन शब्द, इसका हिंदी रूपांतरण क्या है? इसका हिंदी अर्थ क्या है? तो इसका हिंदी अर्थ होता है नकली चेहरा। नकली चेहरा या फिर अपन मास्क भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण बात यह है कि यूं भी पूछा जा सकता है कि व्यक्तित्व शब्द कौन से शब्द का हिंदी रूपांतरण है। हालांकि आज तक इतना आसान तो शब्द नहीं पूछा गया और नहीं शायद पूछे जाने की संभावना है, परंतु ये चीज पूछी जा चुकी है कि जो व्यक्तित्व शब्द है वो पर्सोना से बना है। तो पर्सोना कौन सा शब्द है? तो ये लैटिन शब्द है। ये बात यहाँ पर अत्यंत महत्वपूर्ण बन जाती है। इसका अर्थ क्या होता है? नकली चेहरा या मास्क। तो इस संदर्भ में अपन व्यक्तित्व का अर्थ क्या ले सकते हैं? अपन व्यक्तित्व का अर्थ ले सकते हैं सिर्फ और सिर्फ बाह्य व्यक्तित्व से। कैसे? क्योंकि नकली चेहरा या मास्क ये तो बाहरी तौर पर दिखाई देने वाली चीजें हैं। तो अपन यही कहेंगे कि भाई बाहरी जो व्यक्तित्व है, या फिर मैं यूं कहूं कि व्यक्ति के रंग, रूप, वेशभूषा, बोलचाल, इन आधार पर दूसरे व्यक्ति को प्रभावित करने वाले गुण ही क्या कहलाते हैं? व्यक्तित्व कहलाते हैं। यदि अपन प्राचीन भाषा की बात करें या प्राचीन परिभाषा की बात करें या सीधे शब्दों में कहूं कि प्राचीन अर्थ, देखिए व्यक्तित्व को अपन दो रूपों में परिभाषित कर सकते हैं। एक तो प्राचीन रूप में परिभाषित कर सकते हैं और एक आधुनिक रूप में भी अपन इसको परिभाषित कर सकते हैं। प्राचीन काल में सिर्फ और सिर्फ व्यक्ति के रंग, रूप, भाषा, वेशभूषा, इनके आधार पर ही व्यक्तित्व का आंकलन कर लिया जाता था। अर्थात व्यक्ति का रंग बहुत अच्छा है, रूप से दिखने में भी सुंदर है और उसकी भाषा भी वह ठीक ठाक बोल लेता है, वो वेशभूषा भी ठीक है, तो यूं माना जाता था कि हाँ अच्छा व्यक्तित्व है। जबकि वर्तमान में इसकी परिभाषा को बहुत व्यापक रूप दे दिया गया है। ये एक संकुचित अर्थ ही व्यक्तित्व का हो सकता है जो प्राचीन कालीन अवधारणा थी। और इसको क्यों माना गया? इसके आधार पर माना गया। क्यों? क्योंकि नकली चेहरा जो है, तो नकली चेहरा जो बाहरी दिखाई देता है, बाहरी तत्व है जो दिखाई देता है, तो इसी आधार पर बाहरी व्यक्तित्व को ही क्या मान लिया गया था? व्यक्तित्व मान लिया गया था। तो ये प्राचीन बात है।
अब यहाँ पर अपन बात करें शब्द की, तो देखिए पर्सनैलिटी जो शब्द है उसमें अपन देखें तो PER उसके बाद SONE आता है, जबकि अपन से का अर्थ या तो SA में लेकर जाते हैं SU में, और यहां पर अपन पर्सन ही कर रहे हैं, पर्सन तो सन नहीं कर रहे हैं, तो सन यानी से के बाद स्वर है, सैन यानी यहाँ पे स्वर है, तो स्वर को अपन या तो ए से या यू से इस प्रकार से करते हैं। यहाँ पर ओ से परिभाषित किया जा रहा है, यानी पर्सनैलिटी शब्द है, जबकि शब्द के अनुसार या वर्णों के अनुसार क्या होना चाहिए, पर्सोनालिटी। क्यों? क्योंकि SONA है, पर्सोनालिटी। इस प्रकार से शब्द का उच्चारण होना चाहिए, परंतु इसका क्या होता है उच्चारण, पर्सनैलिटी। किस आधार पर इस परिभाषा का निर्माण किया, इस आधार पर, क्योंकि यहां पर SONA है तो इसीलिए यहां पर SONALIT इसका शब्द है वो बनाया गया है। तो इस प्रकार से पर्सनैलिटी शब्द व्यक्तित्व और किससे बना हुआ है, पर्सोना से, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, नकली चेहरा या मास्क। इसके आधार पर अपन क्या कह सकते हैं कि व्यक्ति के रंग, रूप, भाषा, वेशभूषा के माध्यम से प्रभावित करने वाले गुण ही क्या कहलाते हैं, व्यक्तित्व। यानी इस शब्द के अनुसार तो अपन इतनी सी परिभाषा इसमें दे सकते हैं। तो स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन प्राचीन अर्थ व आधुनिक अर्थ दोनों को अच्छे तरीके से अपन देख लेते हैं, परिभाषित कर लेते हैं। तो यहां पर अपनों ने बात की है किसकी, व्यक्तित्व शब्द की। तो व्यक्तित्व शब्द का अर्थ, शब्द के अर्थ के अनुसार तो क्या माना जा सकता है, शब्द के अर्थ के अनुसार तो व्यक्तित्व का अर्थ इतना सा माना जा सकता है, कितना, कि व्यक्ति के रंग, रूप, भाषा, वेशभूषा आदि से संबंधित दूसरे व्यक्तियों को प्रभावित करने वाले गुण ही व्यक्तित्व कहलाते हैं। इस रूप में इसे परिभाषित किया जा रहा है, किसके आधार पर, शाब्दिक अर्थ के अनुसार, कि व्यक्ति के रंग, रूप, भाषा, वेशभूषा आदि से संबंधित दूसरे व्यक्तियों को प्रभावित करने वाले गुण ही क्या कहलाते हैं, व्यक्तित्व। यहां पर मैं आपको बता देती हूं कि ये व्यक्तित्व का प्राचीन अर्थ है, व्यक्तित्व का प्राचीन अर्थ है। और प्राचीन अर्थ में अपनों ने इन सभी के आधार पर किसको शामिल किया है, सिर्फ बाहरी व्यक्तित्व को ही शामिल किया है, बाहरी व्यक्तित्व। क्यों? क्योंकि रंग दिखता है, रूप दिखता है, भाषा दिखती है, जो वो उच्चारण करता है, जिन शब्दों को वो बोलता है, और उसके बाद वेशभूषा, उसका पहनावा दिखता है। तो बाहरी रूप से जो चीजें व्यक्ति की दिखाई देती है उन आधार पर अपन कह देते हैं कि भाई व्यक्ति बहुत अच्छा है, अर्थात उसकी पर्सनैलिटी बड़ी गजब है। ये शब्द कह दिया जाता था। क्यों? क्योंकि ये प्राचीन अर्थ है। मान लीजिए कि एक लड़का है जिसकी 5 अपन 9 कह सकते हैं, 9 आइडियल हाइट, जो अच्छी हाइट है, जिसमें अपन कहें कि भाई गजब की पर्सनैलिटी है, वो वाली हाइट होती है। तो एक लड़की की 5'9" हाइट है, हाइट के अकॉर्डिंग हेल्थ भी उसके पास है, और रंग भी गोरा है, दिखने में भी सुंदर है, बोल भी ठीक ठाक लेता है, अच्छा बोल लेता है, कपड़े अच्छे घर का है तो अच्छे ही पहनेगा,
तो उसका व्यक्तित्व प्रभावशाली है, ये अपन कह सकते थे प्राचीन काल में। और आपको मैं बता देती हूं कि ये जो चीजें हैं, रंग, रूप, भाषा, वेशभूषा, ये मात्र 5 मिनट का व्यक्तित्व होता है। जैसे ही आप बोलने लगते हैं तो बोलते बोलते भाषा में शब्द अच्छे हुए तो क्या हुआ, अपनी वाणी अपने विचारों को भी दर्शाती है। तो जैसे ही आपने अपने विचार प्रकट किए वैसे ही ये सारी की सारी चीजें ढह भी सकती है, बन भी सकती है। यानी एक व्यक्ति ऐसा भी होता है जिसका न अच्छा रंग है, न रूप है, न भाषा है, न वेशभूषा है, फिर भी उसको लोग पसंद करते हैं। क्यों? उसके व्यवहार के कारण। तो क्या उसको भी व्यक्तित्व में शामिल किया जाना चाहिए? बिल्कुल किया जाना चाहिए। और वर्तमान में जो व्यापक अर्थ व्यक्तित्व का दिया जाता है उसमें सारी चीजें शामिल की जाती है। पहले आप प्राचीन अर्थ का स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन बात करते हैं आधुनिक अर्थ की या नवीन अर्थ की। नवीन रूप में, नवीन रूप में या आधुनिक अर्थों में व्यक्तित्व को किस रूप में परिभाषित किया जा सकता है? देखिए, आधुनिक अर्थ में यदि अपन देखें तो अपन कह सकते हैं कि व्यक्तित्व का आधुनिक अर्थ, आधुनिक अर्थ। अब इस आधार पर अपन देखें कि व्यक्तित्व क्या है, तो अपन कह सकते हैं कि भी व्यक्तित्व में व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक तथा संवेगात्मक गुण शामिल किए जाते हैं। ये है। यहां पर एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। प्रश्न क्या बनता है कि निम्न में से व्यक्तित्व नहीं है। तो अब व्यक्तित्व नहीं है में आप किसको छोड़ दोगे? आप शारीरिक को छोड़ दोगे, मानसिक को छोड़ दोगे और किसको छोड़ दोगे? शारीरिक, मानसिक, सामाजिक को छोड़ दोगे, सामाजिक को छोड़ दोगे और इसके साथ साथ संवेगात्मकता को छोड़ दोगे। तो व्यक्तित्व क्या है? इन चारों पक्षों का योग है। आज के अर्थ में या आधुनिक अर्थ में यदि व्यक्तित्व को परिभाषित किया जाए तो अपन यूं कहेंगे कि व्यक्तित्व है वो शारीरिक, मानसिक, सामाजिक व संवेगात्मक गुणों का योग है। अर्थात इन सभी तत्वों के बारे में अपन जानकर ही पता लगा सकते हैं कि व्यक्ति कैसा है। शारीरिक रूप से वो अच्छा दिखने वाला मजबूत व्यक्तित्व होना चाहिए, इसके साथ साथ मानसिक रूप से भी वो सुदृढ़ होना चाहिए, सामाजिक यानी समाज में उसका व्यक्तित्व अच्छा माना जाना चाहिए, लोग उसकी प्रशंसा करते हों। संवेगात्मक, यदि कोई व्यक्ति रो रहा है तो उसके साथ वह बैठकर रोने वाला व्यक्तित्व होना चाहिए, अर्थात उसकी समस्याओं का समाधान करने वाला व्यक्तित्व ही संवेगात्मक रूप से अच्छा व्यक्तित्व माना जाता है। तो इस आधार पर अपन कह सकते हैं कि भी वर्तमान में व्यक्तित्व का एक व्यापक रूप दिया जाता है और उस व्यापक रूप में व्यक्तित्व को क्या माना जाता है? आंतरिक व बाह्य गुणों का योग ही क्या है? व्यक्तित्व है। जैसे मान लीजिए कि शारीरिक, सामाजिक, मानसिक, संवेगात्मक, इसमें अपन व्यक्ति के आंतरिक रूप को भी ले लेते हैं, बाह्य रूप को भी ले लेते हैं। तो इस आधार पर अपन व्यक्तित्व को परिभाषित कर सकते हैं। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए और उसके बाद अपन बात करते हैं आगे। अपन एक दो चीजों के बारे में और देख लेते हैं यहां पर। और क्या हो सकता है? देखिए,
अपन बात करते हैं कि भाई प्राचीन काल में जो व्यक्तित्व में शामिल किया जाता था वो बाह्य गुण ही शामिल क्यों किया जाता था, कारण क्या था? मैंने आपको कारण बता दिया कि पर्सोना की वजह से। तो पर्सोना का शाब्दिक अर्थ क्या देखा अपनों ने? नकली चेहरा या मास्क, यानी अपन बाहरी। अब पहले यूनान में देखिए, ये यूनान से ये चीजें निकल कर आई है। यूनानी लोगों ने इस प्रकार के विचार अधिक दिए हैं, अर्थात जन्म ही वहां पर हुआ है इस प्रकार की विचारधारा का। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देती हूं कि ये जो पर्सोना है, पर्सोना, इसको इस रूप में भी लिखा जाता है और इस रूप में भी लिखा जाता है पर्सोना। का अर्थ किससे लिया जाता है? का अर्थ बदले हुए रूप से लिया जाता है, बदले हुए रूप से लिया जाता है। किसका अर्थ? पर्सोना का। बदले हुए रूप से क्या मतलब है भाई? बदले हुए रूप से ये मतलब है कि यूनान में जो नाटक किए जाते थे, यानी लोग है वो किसी की नकल करते थे, या फिर किसी का, अब यूं होता है ना कि जैसे रामलीला का मंचन किया जा रहा है तो एक व्यक्ति राम बन जाता है, एक व्यक्ति सीता बन जाता है, और कुछ लोग सच में उनको राम सीता मानकर और उनके पैर छूते हैं, उनके दर्शन करने के लिए उत्सुक रहते हैं। जैसे टीवी सीरियल है, टीवी सीरियल में अभिनेता इतना अच्छा करता है कि सब लोग है वो उन्हें ही राम सीता लक्ष्मण हनुमान सब कुछ मानने लगते हैं। तो वहां पर उनका जो व्यक्तित्व माना जाता था वो राम का व्यक्तित्व माना जाता था कि भाई ये व्यक्ति राम है, यानी मर्यादा पुरुषोत्तम व्यक्ति है। वो एक्चुअल में कौन है, किस प्रकार का व्यक्ति है, उन चीजों को वहां पर नहीं देखा जाता था। तो इसलिए यूनान में जब इस विचारधारा का आविर्भाव हुआ तब क्या माना गया कि नकल करने वाले जो लोग थे, नकल करने वाले लोगों को ही क्या कह दिया जाता था? लोगों को ही पर्सोना कह दिया जाता था, पर्सोना कहा जाता था। ये था यूनान में नकल करने वाले जो लोग थे उनको ही क्या कहा जाता था? पर्सोना कहा जाता था। और इसीलिए इस शब्द का पर्सनैलिटी बना लिया गया और फिर बाद में उसको व्यक्तित्व के रूप में विश्लेषित कर दिया गया। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए और यहाँ पर अपनों ने व्यक्तित्व के अर्थ से संबंधित सभी बातों के बारे में देख लिया है। और अब अपन बात करेंगे व्यक्तित्व से संबंधित विभिन्न विद्वानों द्वारा दी गई परिभाषाओं की। तो व्यक्तित्व के संबंध में विभिन्न विद्वानों द्वारा कौन कौन सी परिभाषाएं दी गई वो चीज अपन आज की क्लास में देखेंगे। तो परिभाषाओं में अपन बात करते हैं परिभाषाएं। तो देखिए, परिभाषाओं में यदि अपन सबसे पहले बात करें तो अपन बात करते हैं मनोवैज्ञानिक गिलफोर्ड की। गिलफोर्ड के अनुसार, गिलफोर्ड ने व्यक्तित्व के संबंध में कौन सी परिभाषा दी है या व्यक्तित्व को किस रूप में परिभाषित किया है? इन्होंने एक छोटी सी लाइन लिखी है। इसमें इन्होंने क्या कहा है कि व्यक्तित्व व्यक्ति के समन्वित गुण है। व्यक्तित्व व्यक्ति के समन्वित गुण है। परिभाषा को समझते हैं अपन। देखिए, व्यक्तित्व व्यक्ति के समन्वित गुण। समन्वित शब्द किससे मिलकर बना है? समन्वय जोड़ इत प्रत्यय से। समन्वय किसे कहते हैं? समन्वय किसी को मिलाना, मिलान करना या मिलाना। अब किसको मिलाएंगे? अब व्यक्तित्व व्यक्ति के समन्वित गुण है, यानी सभी गुणों को मिला लेंगे अपन। अब सभी गुण कौन से होंगे? चाहे वो शारीरिक हो, चाहे वो
मानसिक हो और चाहे वो सामाजिक हो और चाहे वो संवेगात्मक हो। तो इन सभी का मिला जुला रूप ही क्या है? व्यक्तित्व है। ये बात किसने की है? गिलफोर्ड ने की है। अब आप इस परिभाषा को याद कैसे रख सकते हैं? तरीके बता देती हूँ। वैसे भी अपने को ऐसा तो है नहीं कि थ्योरेटिकल पेपर देना है तो अपने को खुद को लिखना पड़ेगा। बस एक एक शब्द से परिभाषाएं ध्यान में रख लीजिए। व्यक्तित्व की परिभाषाएं महत्वपूर्ण होती है। और यहाँ पर मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि जब अपन व्यक्तित्व से संबंधित प्रकार देखेंगे, व्यक्तित्व में जो टॉपिक में दिया गया है, व्यक्तित्व संकल्पना दी गई है कि भी व्यक्तित्व का अर्थ व परिभाषा अपने को देखना है। उसके बाद व्यक्तित्व के प्रकार है और उसके बाद व्यक्तित्व का मापन है। और कोई भी टॉपिक इस पॉइंट के अंतर्गत नहीं है, सिर्फ प्रकार और मापन। तो अपन देखते हैं सबसे पहले परिभाषाएं। तो यहां पर है वो, आप इसको यूं मान लीजिए कि भाई फोल्ड न मानकर आप इस शब्द को फोल्ड मान लीजिए। फोल्ड करना का मतलब क्या होता है कि कपड़े फोल्ड कर दो। फोल्ड करने का मतलब अपन समेटना से लेते हैं, समेटना। तो फोल्ड समेटना, समन्वित समेटना ही तो है, समन्वित कर देना, मिला देना। तो इसलिए यहां पर इस परिभाषा को आप इस शब्द से याद रख लेंगे कि गिलफोर्ड समन्वित गुण। तो इस प्रकार से ये परिभाषा आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगी। गिलफोर्ड ने क्या कहा है कि व्यक्तित्व व्यक्ति के समन्वित गुण है। तो आपको इतना याद रखने की जरूरत नहीं है, आप तो याद रखो फोल्ड समन्वित गुण। बस इतनी सी परिभाषा यदि कहीं पर मिले तो वो किसकी मानी जाएगी? वो मानी जाएगी गिलफोर्ड की मानी जाएगी। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद अपन बात करते हैं दूसरी परिभाषा की। दूसरी परिभाषा में अपन किसकी परिभाषा देखें? अपन देखते हैं उसके बाद की परिभाषा। यहां पर एक एक शब्द को आप जोड़ते जाइए ताकि अपन बाद में उनको एक साथ देख सकें। वुडवर्थ के अनुसार, वुडवर्थ ने क्या कहा है? वुडवर्थ ने भी छोटी सी परिभाषा दी है। इन्होंने कहा है कि व्यक्तित्व व्यक्ति की संपूर्ण गुणात्मकता है। ये बात इन्होंने कही है कि व्यक्तित्व क्या है? व्यक्ति की संपूर्ण गुणात्मकता है। और इसको इन्होंने एक अन्य परिभाषा से या अपने विचार से और परिभाषित भी करने का किया है, अर्थात इसको विश्लेषित भी किया है। विश्लेषित इन्होंने किस रूप में कहा है? इन्होंने कहा है कि भाई सीधे अर्थों में, ये तो इनकी होगी परिभाषा, ठीक है। इन्होंने यूं कहा है कि व्यक्तित्व जो है, व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहार की समग्र विशेषता है। समग्र विशेषता है। ये बात किसने कही है? वुडवर्थ ने। अब सबसे पहले तो अपन इस परिभाषा को समझते हैं। व्यक्तित्व व्यक्ति की संपूर्ण गुणात्मकता है। तो वो सारी की सारी आ गई। व्यक्ति में जिस भी चीज से संबंधित गुण है वो सारे के सारे क्या माने जाएंगे? व्यक्तित्व माने जाएंगे। एक चीज हमेशा याद रखना, गुण के साथ साथ दोषों को भी हमेशा साथ रखना। क्योंकि यदि किसी व्यक्ति में शारीरिक पक्ष सामान्य है, मानसिक पक्ष सामान्य है, सामाजिक संवेगात्मक सामान्य है तो उसका सामान्य व्यक्तित्व माना जाएगा। बहुत अच्छा है तो प्रभावशाली व्यक्तित्व माना जाएगा। और यदि निम्न है तो उसका व्यक्तित्व अप्रभावी माना जाएगा। तो व्यक्तित्व में तीनों चीजें ही शामिल की जाएगी ना। कहीं आप ये न समझ ले इन चीजों से कि भाई उत्कृष्टता ही व्यक्तित्व में जाएगा। तो यहाँ पर इन्होंने क्या कहा है कि भाई सारे के सारे गुण है वो व्यक्ति में जो होते हैं वो सभी के सभी व्यक्तित्व में शामिल किए जाते हैं। और इधर इन्होंने अपनी ही परिभाषा को विश्लेषित भी कर दिया और अधिक इसको डिफाइन किया। इन्होंने क्या कहा
कि व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहार की समग्र विशेषता है। व्यक्ति जो भी व्यवहार करता है उसके आधार पर अपन निश्चित कर देते हैं कि भी इस व्यक्ति की ये विशेषताएं हैं, और वो सारी की सारी विशेषताओं का आकलन ही किसमें किया जाता है? व्यक्तित्व में किया जाता है। परिभाषा को याद कैसे करें? तो वुडवर्थ, वर्थ को ले लीजिए अर्थ से, अर्थ को ले लेते हैं पृथ्वी से। तो संपूर्ण पृथ्वी, एक तो ऐसे तो है नहीं कि पृथ्वी का मतलब एक धरती का थोड़ा सा छोटा सा टुकड़ा, तो अर्थ का मतलब पृथ्वी, तो अपन संपूर्ण पृथ्वी को कोई लेते हैं। तो आप यहाँ पर वर्थ को अर्थ से लीजिए और अर्थ को संपूर्ण से ले लीजिए। अगर आप कहीं भी पृथ्वी नाम लेंगे तो पृथ्वी संपूर्ण पृथ्वी के लिए आएगा, कभी भी उसके किसी भी धरातल के या किसी भी टुकड़े के लिए यहाँ पर प्रयोग में नहीं आएगा। तो आप क्या करेंगे? वुडवर्थ यानी संपूर्ण, बस। गुण तो हर एक में मिलेगा। गुण तो परिभाषा जो प्रत्येक विद्वान ने परिभाषा दी है उन सब में मिलेगा। तो वुडवर्थ की परिभाषा की विशेषता क्या है? कि वो संपूर्ण है। ठीक है, ये परिभाषा इन्होंने दी है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन बात करते हैं आगे। आगे कौन सी परिभाषा हो सकती है? तो देखिए आगे अपन बात करते हैं अन्य मनोवैज्ञानिक। और कौन से मनोवैज्ञानिक? वैलेंटाइन। वैलेंटाइन के अनुसार अब वैलेंटाइन ने व्यक्तित्व को क्या कहा है? वैलेंटाइन ने कहा है कि भी व्यक्तित्व जो है जन्मजात व अर्जित प्रवृत्तियों का योग है। व्यक्तित्व जन्मजात व अर्जित प्रवृत्तियों का योग है। ठीक है, इन्होंने यूं कहा है वे संपूर्ण गुण किससे संबंधित? बालक में वंशानुक्रम से जो गुण आए हैं और इसके साथ साथ उसने समाज से गुण ग्रहण किए हैं, उन सभी को अपन किस में शामिल करेंगे? व्यक्तित्व में शामिल करेंगे। यानी व्यक्तित्व का आंकलन सभी गुणों के आधार पर किया जाएगा, चाहे वो अर्जित हो चाहे वो जन्मजात हो। ठीक है, ये बात इन्होंने कही है। अब अपन इस परिभाषा को कैसे याद रखते हैं? वैलेंटाइंस डे को याद रखिए। वैलेंटाइंस डे पाश्चात्य की देन है, तो पाश्चात्य के लोग तो मनाते हैं, यानी जहां पर जन्म हुआ वो भी मनाते हैं। और अर्जित, अब भारत जैसे देशों ने अर्जित कर रखा है, उसको ग्रहण ही तो किया विदेशों से, वो भी लोग मना रहे हैं। तो इसलिए वैलेंटाइन जन्मजात भी है और अर्जित भी है। इस प्रकार से परिभाषा याद रखने का सबसे सुंदर तरीका ये हो सकता है। तो वैलेंटाइन ने क्या कहा है कि व्यक्तित्व जन्मजात व अर्जित प्रवृत्तियों का योग है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन बात करते हैं अगली परिभाषा की। अगली परिभाषा किसकी हो सकती है? अगली परिभाषा यदि अपन बात करें तो बिग व हंट ने दी है। हंट के अनुसार इनकी परिभाषा भी महत्वपूर्ण मानी जाती है। इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने कहा है कि भाई व्यक्तित्व व्यक्ति के संपूर्ण व्यवहार प्रतिमान और उसकी विशेषताओं के योग का उल्लेख करता है। अब देखिए यहां पर इन्होंने क्या कहा है कि सबसे पहली बात इन्होंने दो चीजों को शामिल किया है कि एक तो संपूर्ण व्यवहार प्रतिमान का मतलब होता है मॉडल, कि व्यक्ति के जितने भी प्रकार के व्यवहार है जो दिखाई देते हैं, क्योंकि मॉडल जो होता है वो किसी चीज का सूक्ष्म रूप ही होता है,
जैसे अपनों ने दुर्ग को थर्माकोल की शीट पर उतार दिया तो वो उसका मॉडल का मतलब होता है उसी प्रकार से, चित्र नहीं, उसको उसी प्रकार से बना देना। तो व्यक्ति जितने व्यवहार करता है उनका सूक्ष्म विश्लेषण, तो क्या हो गया, संपूर्ण व्यवहार प्रतिमान हो गया। और इसके साथ साथ उसकी विशेषताएं, यानी उन सभी की विशेषताएं, जो दोनों चीजें हैं उनका योग जो होता है उसका उल्लेख कौन करता है, व्यक्तित्व करता है। अर्थात व्यवहार और व्यवहार की विशेषताएं, व्यवहार व व्यवहार की विशेषताएं दोनों को मिलाकर उनका आंकलन कौन करता है, व्यक्तित्व है। या फिर मैं यूं कहूं कि व्यक्तित्व में किसका आंकलन किया जाता है, व्यवहार और उसकी विशेषताओं का। ये बात किसने कही है, ये बात कही है बिग व हंट ने। अब यहाँ पर अपने ये तो समझ लिया कि परिभाषा क्या है। अब व्यवहार का मतलब है कि एक व्यक्ति शारीरिक कार्य व्यवहार करता है, मानसिक कार्य व्यवहार करता है, सामाजिक कार्य व्यवहार करता है, तो उन सभी व्यवहार व उनकी विशेषताओं को ही अपन किस में शामिल करते हैं, व्यक्तित्व में। अब अपन देखते हैं परिभाषा को याद करने का तरीका। बिग का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, बड़ा, तो इन्होंने बड़ी परिभाषा दी है। बड़ी परिभाषा ऐसे नहीं शब्दों में बड़ी, अर्थ बहुत बड़ा है। इन्होंने एक तो संपूर्ण व्यवहार प्रतिमान को शामिल किया है और साथ साथ इन्होंने उसकी विशेषताओं को भी शामिल किया है। तो अपन क्या मान सकते हैं कि बिग ने बड़ी परिभाषा दी है और बड़ी में किस किस को शामिल किया है, संपूर्ण व्यवहार प्रतिमान और इसके साथ साथ उसकी विशेषताएं और विशेषताओं का भी योग, इन सभी चीजों को इन्होंने क्या कहा है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपन आगे एक और परिभाषा भी, आगे और परिभाषाएं भी अपन देख लेते हैं, कौन कौन सी परिभाषा इस संबंध में कही जा सकती है। तो आगे अपन बात करते हैं, आगे अपन किसकी बात करेंगे, अपन बात करते हैं एक अन्य मनोवैज्ञानिक बोरिंग की। बोरिंग के अनुसार, अब बोरिंग ने क्या कहा है, बोरिंग ने यूं कहा है कि भाई व्यक्तित्व जो है, व्यक्तित्व व्यक्ति के वातावरण के साथ अपूर्व व स्थायी व्यक्तित्व, व्यक्ति के वातावरण के साथ अपूर्व व स्थायी समायोजन है। व्यक्तित्व व्यक्ति के वातावरण के साथ अपूर्व व स्थायी समायोजन है। तो व्यक्ति का करेंगे अपन यहाँ पर, व्यक्तित्व व्यक्ति का वातावरण के साथ अपूर्व व स्थायी समायोजन है। अपूर्व व स्थायी का क्या मतलब होता है, अपूर्व का मतलब तो होता है कि ऐसा समायोजन, अपूर्व का मतलब होता है जो पहले हुआ नहीं हो, यानी सभी व्यक्ति अपने अपने आधार पर अलग होते हैं। अब किसी व्यक्ति के व्यवहार का या किसी व्यक्ति का व्यवहार किसी प्रकार का होता है तो किसी का किसी प्रकार का होता है, यानी सब अलग अलग प्रकार के व्यवहार करते हैं। और स्थायी, अब एक व्यक्ति जैसे अपन यूं मान लें कि बहुत ही अच्छा व्यक्तित्व वाला है तो वो सदैव अच्छा ही रहेगा, व्यक्ति की मूल प्रवृत्तियां नहीं बदलती। अपन दुर्घटना को नहीं लेकर चलते, अपन सामान्य विश्लेषण यहाँ पर कर रहे हैं। तो बोरिंग ने यूं कहा है कि भाई व्यक्ति जो व्यवहार करता है उसके माध्यम से जो समायोजन स्थापित करता है, समायोजन उसका अपूर्व होता है, यानी उसका अपना अलग ही होता है, किसी से मिलता जुलता नहीं है, और वो उसका स्थायी होता है। समायोजित होने के बाद हम उसके साथ स्थायी हो जाते हैं। तो इस प्रकार की परिभाषा किसने दी है, बोरिंग ने दी है। यहाँ पर परिभाषा का तो अर्थ समझ में आ गया होगा। अब देख लेते हैं कि याद करने का तरीका कौन सा हो सकता है। तो बोरिंग अपन किसे कहते हैं, बोर हो जाते हैं। अब मान लीजिए कि मैं आपको इसी क्लास में व्यक्तित्व अंग्रेजी के पर्सनैलिटी से बना है,
पर्सनैलिटी परसोना से बना है। व्यक्तित्व अंग्रेजी के पर्सनैलिटी से बना है, पर्सनैलिटी परसोना से बना है। व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी, परसोना। अगर मैं इस क्लास में 1 घंटे तक ये चीज बता दूं, यानी इसी एक ही वाक्य को स्थायी रूप से लेकर चलूं, तो आप बोर हो जाएंगे ना। तो उसी प्रकार से स्थायी जहां पर चीज हो जाती है, एक ही एक काम आपको करने के लिए डेली कह दिया जाए, एक ही एक चीज आपको पढ़ने के लिए कह दिया जाए, तो आप बोर हो जाएंगे, दुखी हो जाएंगे। ज्यादा भावुक होने की जरूरत नहीं है, परिभाषा याद करने का तरीका है। जहां पर स्थायी नाम आ जाए वहां पर आप बोर हो जाएंगे, तो वो परिभाषा भी किसकी होगी? बोरिंग की होगी। तो आपको बस इतना याद रखना है कि अपूर्व एवं स्थायी शब्द किसकी परिभाषा में है? बोरिंग की परिभाषा में है। स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन बात करते हैं आगे अगले मनोवैज्ञानिक की। अगला कौन सा या किसकी परिभाषा हो सकती है? तो देखिए, अगली परिभाषा अपन देखते हैं किसकी? मन के अनुसार। अपन देखते हैं मन के अनुसार। अब मन जो मनोवैज्ञानिक है वो इस संबंध में क्या कहते हैं, वो चीज अपन देखते हैं। तो देखिए, मन यूं कहते हैं कि व्यक्तित्व व्यक्ति के गठन, व्यवहार के तरीकों, दृष्टिकोणों, क्षमताओं और इसके साथ साथ रुचियों, यानी इन्होंने जो बात कही है वो किससे संबंधित कही है? तरीकों से, रुचि से, दृष्टिकोण से और इसके साथ साथ जो क्षमताएं हैं, इन सभी को इन्होंने शामिल किया है। तो ये क्या कहते हैं? रुचियों का विशिष्ट संगठन है, ये बात इन्होंने कही है। देखिए, व्यक्तित्व व्यक्ति के गठन व्यवहार के, पहली बात तो ये क्या है? गठन व्यवहार का मतलब व्यक्ति अनेक प्रकार का व्यवहार करता है, तो उसका सम्मिलित रूप से, गठन का शाब्दिक मतलब ही सम्मिलित होता है। तो वो जो सामाजिक व्यवहार करता है, मानसिक, शारीरिक, संवेगात्मक जो भी व्यवहार करता है, उनका सम्मिलित रूप से वो क्या करता है? अपने व्यवहार के अंतर्गत अनेक तरीके अपनाता है। हर एक व्यक्ति का काम करने का अपना अलग तरीका होता है। हर एक व्यक्ति का अपना दृष्टिकोण या नजरिया अलग प्रकार का होता है। उसके अपने अलग विचार होते हैं, उसकी अपनी अलग रुचि होती है, इंटरेस्ट होता है, उसकी अपनी अलग क्षमताएं होती है। उनका विशिष्ट संगठन ही यानी उनका सम्मिलित रूप ही क्या है? व्यक्तित्व है। यानी इन्होंने जो चीजें शामिल की है वो 2 चीजें शामिल की है, एक तो संपूर्ण व्यवहार और एक संगठन। संपूर्ण व्यवहार और संगठन किसका? दृष्टिकोण, तरीका, क्षमता, रुचि। चाहे आप दृष्टिकोण ले लो, देखने का नजरिया, वो भी मन से संबंधित होता है। कार्य करने का तरीका, वो भी व्यक्ति दिमाग लगाकर निकालता है। एक व्यक्ति ऐसा होता है कि जैसे आप बताओगे वैसे वैसे चलेगा, और एक व्यक्ति ऐसा होता है जो अपने दिमाग लगाकर और उसको अपने हिसाब से सरल बनाने का प्रयास करेगा। क्षमता, ये भी मस्तिष्क से संबंधित है, मन से संबंधित है, और रुचि ये भी मन से संबंधित है। तो मुझे नहीं लगता कि इस परिभाषा को वैसे भी याद रखने में कोई प्रॉब्लम हो सकती है। मन का मतलब तरीका, दृष्टिकोण, क्षमता, रुचि, ये क्या मतलब होता है? ये मन की आंतरिक क्रियाएं हैं, इसलिए अपन इसको किसकी परिभाषा में शामिल करेंगे? मन की परिभाषा में शामिल करेंगे। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए और उसके बाद अपन बात करते हैं अन्य विद्वान की।
अन्य विद्वान की अपन क्या बात करते हैं? तो अन्य विद्वान की परिभाषा को भी अपन देख लेते हैं। तो अपन बात करते हैं डेसिल की। डेसिल के अनुसार इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने कहा है कि भाई व्यक्तित्व जो है व्यक्ति के व्यवहार का संपूर्ण चित्र है। आप यदि जानना चाहते हो कि आप किस प्रकार के व्यक्तित्व हो, तो अपनी डेस्क का मतलब आपकी कोई अलमारी वगैरह हो, तो उसमें आप देख लीजिए आपके पास कौन कौन सी चीजें हैं। आपके पास बहुत उत्कृष्ट चीजें हैं तो आपका व्यक्तित्व बहुत अच्छा है। आपके पास कुछ है नहीं तो आप अप्रभावी है। आपके पास सामान्य जरूरत की सारी चीजें हैं तो आपका व्यक्तित्व सामान्य माना जाएगा। भावुक होने की जरूरत नहीं है, डेस्क को मत देख लेना। डेसिल की परिभाषा में यूं कहा है कि संपूर्ण चित्र है। तो आप है या फिर इस परिभाषा को आप इस डायग्राम से समझ लीजिए। आप अपने मस्तिष्क में डायग्राम बना लीजिए कि मैं अपनी डेस्क यानी मैं अपनी टेबल और चेयर पर बैठा हूं। टेबल पर मेरे जो चीजें हैं उन सभी का चित्र मुझे खींचना है। तो डेसिल, डेस्क और संपूर्ण चित्र, इस प्रकार से आपकी परिभाषा ये याद हो जाएगी। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद अपन बात करते हैं अन्य विद्वान की भी परिभाषा की। अब अपन बात करते हैं अन्य विद्वान की परिभाषा की। तो अन्य विद्वान कौन हो सकते हैं? रेक्स के अनुसार। अब रेक्स ने व्यक्तित्व को किस रूप में परिभाषित किया है? तो ये कहते हैं कि भाई व्यक्तित्व जो है, व्यक्तित्व समाज द्वारा मान्य व अमान्य गुणों का संतुलन है। रेक्स क्या कहते हैं? रेक्स अजीब सा नाम है। यदि अपने समाज में किसी व्यक्ति का रखें तो समाज के जो आम लोग हैं, जो अपने माता पिता, दादा दादी, नाना नानी है, वो इसको नकार देंगे, अमान्य कर देंगे। तो इसलिए आप इस अमान्य शब्द को रेक्स से याद रखिए। रेक्स ने अपनी परिभाषा में क्या कहा है? इन्होंने अपनी परिभाषा में कहा है कि व्यक्तित्व समाज द्वारा मान्य व अमान्य गुणों का संतुलन है। तो रेक्स ने क्या कहा है? अमान्य व मान्य गुणों का संतुलन। यहाँ पर लगभग परिभाषाएं हैं वो अपनों ने देख ली है, परंतु एक महत्वपूर्ण परिभाषा जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण है वो अपन देखेंगे। परंतु सबसे पहले अपन ये देख लेते हैं, आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपन देख लेते हैं कि भाई जो परिभाषाएं अपनों ने याद की है वो याद है कि नहीं है, वो अपन देख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अपनों ने किसकी परिभाषा देखी? अपनों ने देखी गिलफोर्ड की। देखी तो गिलफोर्ड का क्या नाम निकाला था अपनों ने? समन्वित गुण। उसके बाद अपनों ने किसकी परिभाषा देखी थी? अपनों ने परिभाषा देखी थी वुडवर्थ की क्या थी? संपूर्ण गुणात्मकता या समग्र विशेषता, व्यवहार की समग्र विशेषता। तो संपूर्ण गुणात्मकता, वुडवर्थ यानी पृथ्वी संपूर्ण, तो गुणात्मकता हो गई। उसके बाद अपनों ने किसकी परिभाषा देखी थी? वैलेंटाइन की परिभाषा देखी थी। वैलेंटाइन का क्या निकाला था? जन्मजात व अर्जित, ये निकाली थी, तो ये होगी। उसके बाद अपन बात करें बिग व हंट की, तो बिग व
हंट ने कौन सी परिभाषा दी थी? संपूर्ण व्यवहार प्रतिमान व उसकी विशेषताएं, यानी इन्होंने बड़ी परिभाषा दी थी। और बड़ी में कौन कौन सी चीजों को शामिल किया था? संपूर्ण व्यवहार प्रतिमान और इसके साथ साथ उसकी विशेषताएं, इन दो चीजों को इन्होंने शामिल किया था। ठीक है, यहां पर अपनों ने बात की है गिलफोर्ड, वुडवर्थ, वैलेंटाइन और उसके बाद बिग व हंट, इन परिभाषाओं को देखा। उसके बाद अपनों ने कौन सी परिभाषा देखी थी? बोरिंग की परिभाषा में किस चीज को शामिल किया था? अपूर्व व स्थायी समायोजन। क्यों? क्योंकि स्थायी जो चीज हो जाती है वो बोरिंग लगती है। उसके बाद अपनों ने बात की थी मन की। ठीक है, तो मन की ये 1 2 3 4 5 परिभाषाएं। मन की यदि बात करें तो मन से कौन कौन सी चीजें संबंधित है? क्षमता थी, तरीका था, रुचि थी और इसके साथ साथ दृष्टिकोण था। दृष्टिकोण, ये परिभाषा कौन सी आगे? मन की। उसके बाद अपनों ने बात की थी डैशिल की। डैशिल ने किस चीज को शामिल किया था? डेस्क के परिभाषा में अपनों ने डेस्क का संपूर्ण चित्र खींचा था। तो यहाँ पर संपूर्ण चित्र ही कौन सी है? डैशिल की परिभाषा है। इसके बाद अपनों ने एक और देखी है, किसकी है? रैक्स। और रैक्स ने क्या कहा है? मान्य व अमान्य गुण, मान्य व अमान्य गुण, ये परिभाषाएं अपनों ने देखी। और इस तरीके से यदि परिभाषाएं याद की जाए तो मैं नहीं मानती कि परिभाषाएं मुश्किल हो सकती हैं। तो आप इस तरीके से जोड़कर चीजों को याद रखिए। अपन ने यहाँ पर अपनों ने कोई ट्रिक नहीं बनाई है, कोई भी इस प्रकार की चीज नहीं देखी अपनों ने कि जो अपन भूल सकते हैं। अपनों ने शब्दों को ही जोड़ा है। तो आप जैसे ही गिलफोर्ड को याद रखोगे समन्वित नाम अपने आप याद आ जाएगा। जैसे ही आप डैशिल को याद रखोगे तो डेस्क का चित्र आपको याद आ जाएगा कि डेस्क का संपूर्ण चित्र अपने को बनाना है। जैसे ही आप वुडवर्थ को याद रखोगे तो पृथ्वी संपूर्ण आपको याद आ जाएगी। जैसे ही आप वैलेंटाइन को याद रखोगे तो इसको तो आप भूल ही नहीं सकते, जन्मजात व अर्जित चीजें आपको याद आ जाएगी। जैसे ही आप बोरिंग को देखोगे तो आपको स्थायी चीजें याद आ जाएगी। तो इस प्रकार से यदि आप इसका भी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, क्योंकि ये एक तरीका हो जाता है अपने यहाँ पर परिभाषाएं याद करने का। और इस आधार पर अपनों ने पर्सनैलिटी शब्द की अर्थ व परिभाषाएं देखी, परंतु इन सभी परिभाषाओं का योग माना जाता है एक परिभाषा आलपोर्ट की परिभाषा, परंतु उसको अपन आज की क्लास में नहीं देखेंगे, उसको अपन कल की क्लास में देखेंगे। तो आज आप इन परिभाषाओं को अच्छे तरीके से याद रखिए, देखिए, उसके बाद अपन बात करेंगे अन्य की। तो आज की क्लास में अपनों ने क्या पढ़ा, क्या देखा? आज अपनों ने व्यक्तित्व टॉपिक शुरू किया, व्यक्तित्व का अर्थ देखा। व्यक्तित्व का अर्थ कितने प्रकार से लिया जाता है? 2 प्रकार से। किसमें? प्राचीन अर्थ में लिया जाता है और इसके साथ साथ आधुनिक अर्थ में भी लिया जाता है। प्राचीन अर्थ में अपन सिर्फ बाह्य रूप को इसमें शामिल करते हैं, बाह्य रूप को इसमें शामिल करते हैं, जबकि आधुनिक में अपन बाह्य व आंतरिक दोनों प्रकार के रूप को इसमें शामिल करते हैं। ये चीज अपनों ने देखी। और सम्मिलित रूप से अपनों ने क्या देखा कि भाई व्यक्तित्व क्या है? व्यक्तित्व व्यक्ति का शुरू से ले तो शारीरिक, 4 ही शब्द आपको याद रखने हैं। शारीरिक, मानसिक, सामाजिक व संवेगात्मक, ये ही क्या है? व्यक्तित्व है। एक व्यक्ति का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक पक्ष ही क्या है? व्यक्तित्व है। यानी 2 ही चीजें यहाँ पर महत्वपूर्ण है। उसके बाद उन्होंने विभिन्न विद्वानों की परिभाषाएं देखी। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की क्लास में आपको परिभाषाएं समझ में नहीं, याद भी होगी। तो मिलते हैं अगली क्लास में आगे की चीजों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।